नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग श्री राम शर्मा द्वारा रचित संस्मरण स्मृति पढ़ रहे हैं और इसमें श्री राम शर्मा के लेखक के बचपन की एक घटना का वर्णन है। इसमें वो कुएं में जाकर चिट्ठियों को निकालते हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि लेखक मक्खनपुर पढ़ने जाता था तो लेखक की जो बच्चों की जो टीम थी वो पूरी बानर टोली थी। एक कुएं में, कच्चा कुआं में सांप गिरा हुआ था और बच्चे स्कूल जाते समय और स्कूल से लौटते समय उसमें ढेला फेंकते थे और सांप की फुसकार पर कह कहे लगाते थे। अब लेखक जा रहा है चिट्ठियों को छोड़ने, भाई साहब दिए हैं, चिट्ठियों को छोड़ने जा रहा है। तो जब वह कुएं के पास पहुंचता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी इच्छा होती है कि वह कुएं में ढेला फेंके और उसका कदम उसी ओर बढ़ निकलता है। वह कुएं के पास जाता है, आगे आगे लेखक, पीछे पीछे उसका छोटा भाई, दोनों जाते हैं। लेखक कुएं के पास से एक पत्थर उठाता है, एक ढेला उठाता है और कुएं में बाएं हाथ से टोपी उतारता है और ढेला कुएं में फेंक देता है। ढेला फेंका, जैसे ही वह टोपी उतारता है तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अब तो लेखक पर बिजली सी गिर जाती है। पत्थर ढेला कुएं में गया या नहीं, सांप पर लगा या नहीं, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, अब कुछ भी उसे स्मरण नहीं है। बड़े होकर लिख रहा है ना, घटना तो पहले की है। वह बहुत कोशिश करता है इसको याद करने का, लेकिन कुछ याद नहीं आता है। बस वही बिजली सी गिरी यही याद है। तीनों चिट्ठियों को वह झपट्टा मारकर पकड़ने का भी प्रयास करता है लेकिन वो उसके पहुंच से बाहर हो चुकी थी। अब उसकी स्थिति क्या थी, एक उदाहरण दिया है कि घास चरते हुए हिरन को जब शिकारी गोली मारता है, गोली लगने के बाद उसके प्राण तो निकल जाते हैं लेकिन शरीर में हरकत होते रहती है। वही स्थिति लेखक की थी चिट्ठियों के कुआं में गिरने से। और झपट्टा जब मारा है और चिट्ठियां जो पकड़ में नहीं आई हैं वो नीचे उसकी पहुंच से बाहर हो चुकी थी। इसको इस मना स्थिति को दर्शाने के लिए एक और उदाहरण दिया है। वह यह है कि जब शेर घायल हो जाता है शिकारी के वार से और शिकारी जब पेड़ पर चढ़ने लगता है और घायल शेर शिकारी पर बस वार करने का प्रयास करता है, छटपटा कर रह जाता है क्योंकि शिकारी उसके पहुंच से बाहर हो जाता है। वही स्थिति लेखक की थी। अब दोनों भाई, चिट्ठियां तो कुएं में गई, कुएं में भयंकर काला सांप है। अब कुएं से चिट्ठियों को निकाला कैसे जाए? दोनों भाई कुएं के पास बैठकर रोने लगते हैं। छोटा भाई चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था और बड़ा भाई यानी लेखक सिर्फ आंसू टपक रहे थे, आंखें भर आती थी और जैसे ही पलक झपकाता था आंसू लुढ़क पड़ते थे। सोच समझ में नहीं आ रहा था उसे कि वह करे तो क्या करे। बहुत देर तक ऐसे ही दोनों भाई रोते रहते हैं। फिर सोचने लगता है कि कुछ तो करना होगा। दिन ढलते जा रही थी, शाम होने को थी। कभी मन करता था कि वह माँ की गोद याद आती थी, माँ याद आती थी कि माँ आती, गले से लगा लेती और कहती क्यों रोता है, चिट्ठियां फिर लिख ली जाएंगी, चलो घर चलो। कभी मन करता था कि वह बहुत सारा मिट्टी कुएं में डाल दे और भाई साहब से जाकर कह दे कि उसने चिट्ठियों को मक्खनपुर डाक खाने में डाल आया। लेकिन कह रहा है कि उस समय उसे झूठ बोलना नहीं आता था, इसलिए किया नहीं। और कभी मन करता था कि वह सच बोल दे, लेकिन सच बोलने का साहस नहीं जुटा पाता था। सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती यानी बहुत मार पड़ती। मार की बात सोचकर शरीर ही नहीं मन भी कांपने लग रहा था लेखक का। अब
असमंजस वाली स्थिति। 15 से 20 मिनट बीत गए और इसी में एक ख्याल यह भी आया कि कहीं भाग जाऊं, घर जाऊंगा तब तो कुछ पूछे जाएंगे, घर जाऊंगा ही नहीं तो फिर कुछ पूछने का सवाल ही नहीं। इस तरह से असमंजस में समय बीतते जा रहा था। 15 से 20 मिनट बीत गया, अब शाम ढलने को थी। कोई तो डिसीजन लेना ही था, निर्णय तो करना ही था। लेखक सोचने लगा कि अब हमें निर्णय लेना पड़ेगा, करना क्या है। और इसके लिए वह बहुत ही भयंकर निर्णय ले लिया। क्या था भयंकर निर्णय? वह कुएं में घुसकर सांप को मारेगा, चिट्ठियों को उठाएगा और फिर बाहर आएगा। बहुत ही भयंकर निर्णय लेखक ले लिया। लेकिन जैसे ही निर्णय लिया वैसे ही उसकी दुविधा दूर हो गई। अब दुविधा नहीं थी कि उसे क्या करना है। अब वो निर्णय लिया, कुएं में घुसना है, सांप को मारना है, चिट्ठियों को उठाकर बाहर आना है। निर्णय हो गया, भयंकर निर्णय। दुविधा दूर हो गई। अब इसका दो ही परिणाम हो सकता था, या तो वह चिट्ठियों को लेकर, सांप को मारकर चिट्ठियों को लेकर वापस आता, या सांप उसे मार देता। लेकिन लेखक को डर बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि वह बचपन में कई सांपों को मार चुका था। और फल उसका, उसे तो अब सिर्फ इसको अंजाम देना था, कार्य करना उसके हाथ में था, फल उसके हाथ में नहीं था। परिणाम क्या होगा यह उसके हाथ में नहीं था। फल तो किसी और शक्ति पर निर्भर थी। इसलिए वह अपने निर्णय को अंजाम देने का प्रयास करने लगता है कि अब वह कुएं में कैसे घुसेगा। दुविधा खत्म हो गई। अब स्थिति स्पष्ट हो गई कि उसे कुएं में जाकर सांप को मारना है, चिट्ठियों को लेकर वापस आना है। अब कुएं में कैसे घुसेगा, इसका उपाय उसे करना था। और इसी उपाय में वह लग जाता है कि कुएं में कैसे घुसे। डर बिल्कुल नहीं। जो मौत से लड़ने को तैयार हो जाए, जो मौत का सामना करने को तैयार हो जाए, उसे फिर दुनिया के किसी शक्ति से डर नहीं लगती। दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत फिर ऐसे व्यक्ति को डरा नहीं सकती। और लेखक को भी डर नहीं लग रहा था। वह मौत का सामना करने को तैयार था और इसके लिए अब वह उपाय सोचने लगा। हाँ बच्चों, तो अब वह कुएं में घुसने का उपाय सोच रहा है। उसके लिए क्या करता है? उपाय यह निकालता है कि वह अब उसके पास जितनी धोतियां हैं, सब धोती को वह बांधेगा। 2 धोती दोनों भाई पहने हुए थे। 2 धोती दोनों के कान में बंधे थे और एक धोती और थी जो माँ जिसमें चने बांध कर दिए थे भुंजाने के लिए। कुल मिलाकर लेखक के पास 5 धोतियां थी। 5 धोतियों को वो गांठ से जोड़ा, गांठ बांध बांध कर जोड़ लिया गया, क्योंकि कुआं बहुत गहरा था, 24 हाथ गहरा था। गांठ बांध बांध कर जोड़ लिया गया और इसके पास कुएं के पास कुछ रस्सियां थीं, उसको भी उसमें बांध दिया गया। सबको खूब मजबूती से जोड़ आजमा कर बांध लिया गया। उसके बाद धोती की जो अंतिम किनारा था उसमें बबूल का डंडा बांधा गया, मजबूती से बांध दिया गया और डंडे वाला भाग कुएं के नीचे गया, अंदर गया। और जो अंतिम छोर बचा उसको कुएं के पाट पर जो रखी हुई थी लकड़ी या जो भी रखा हुआ था बीच में, जो दोनों भाग को जोड़ रहा था कुएं के व्यास को, उसमें उसको बांध दिया गया 3-4 बार खूब जोर जोर से। और फिर उसका छोर लेखक अपने छोटे भाई को थमा देता है कि वह इसे जोर से पकड़े रहेगा, थोड़ा भी ढील इसमें नहीं देगा, क्योंकि वह पूरी कोशिश कर रहा था कि इसमें किसी प्रकार की कमी न रह जाए। अब
लेखक को अंदर जाने की बात थी, कुएं में घुसने की बात थी। जैसे ही लेखक कुएं में घुसने के लिए तैयार होता है, छोटा भाई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। वह डर जाता है कि भाई नीचे, बड़ा भाई नीचे जाएगा कुएं में सांप है, वह जिंदा नहीं वापस आएगा। खूब रोने लगता है। अब कुछ देर तो लेखक को अपने छोटे भाई को समझाने में लग जाता है कि वह रोए नहीं, वह कुएं में जाकर सांप को मारेगा और चिट्ठियों को लेकर वापस आएगा, इसलिए वह रोए नहीं, मजबूती से धोती को पकड़े रहे। थोड़ा उसको शांत करवाता है, आश्वासन देता है और फिर अपने, डंडा तो नीचे है कुएं की गहराई के साथ, नीचे अंत तक है, और वह धोती के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। बच्चों, लेखक को डर बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि बचपन में वह कई सांपों को मार चुका है। डर से वह मुक्त है, निडर है, और तभी शायद एक काम वो कर पा रहा है। धीरे धीरे उतरता है कुएं में। कुछ दूर उतरने के बाद वह कुएं की स्थिति को देखना चाहता है, और इसी ध्येय से वह नीचे धरातल पर झांकने का प्रयास करता है कुएं के। देखता क्या है कि सांप तो बिल्कुल भयंकर इस मुद्रा में आसन ग्रहण किए हुए है। लेखक भयंकर मुद्रा किसको कह रहा है? भयंकर मुद्रा में आसन ग्रहण किए हुए है। पूंछ और उसके ऊपर का थोड़ा सा भाग जमीन पर था सांप का, और शेष भाग हवा में लहरा रहा था, और वो पूरा फन फैलाकर खड़ा था, वहां लहरा रहा था फन उसका। ये देखकर लेखक भी थोड़ा आश्चर्य में पड़ा। बहुत भयंकर मुद्रा में आसन ग्रहण किए हुए था सांप, लेकिन वह डरा नहीं। थोड़ा और नीचे उतरा, और उतरने के बाद सांप के वार का जायजा लेना चाहा कि वह किस तरह से वार करता है। इसके लिए क्या किया, वह अपने पैर को कुएं की दीवार से टिकाता है। जैसे ही उसका पैर, चूंकि कुआं कच्चा था, दीवार पर पड़ता है, वहां से कुछ मिट्टी झड़ती है और नीचे गिरती है, सांप उस पर वार करता है। यानी लेखक समझ गया कि सांप वार छोड़ेगा नहीं, जब भी उसे मौका मिलेगा वह वार करेगा ही करेगा। ऐसा लग रहा था जैसे सांप को दुश्मन के आने की खबर मिल गई हो। लेखक थोड़ा सतर्क हुआ, लेकिन उसे सांप को मारकर चिट्ठियों को निकालना था। थोड़ा और नीचे उतरा, और अब वह सांप को देख रहा था एकाग्र होकर। अब वहां वर्णन कर रहे कि ऐसा लग रहा था जैसे सांप से उसकी नजरें मिल गई। दोनों एक दूसरे को आंख मिलाकर देख रहे थे, और कुछ देर तक दोनों इसी मुद्रा में रहे, एक दूसरे को देखते हुए। लेखक भी यह निर्णय कर चुका था कि पहला वार वह नहीं करेगा, पहला वार सांप ही करेगा। इसलिए वह इंतजार कर रहा था, और सांप पहला वार कर नहीं रहा था। इसलिए कुछ देर तक दोनों एक ही मुद्रा में एक दूसरे को देखते रहे। अब लेखक कह रहा है कि जैसे वह सुन रहा था, देख नहीं रहा था, वह आहट सुन रहा था। सांप को चक्षु श्रवा भी कहते हैं। चक्षु श्रवा का अर्थ क्या होता है? चक्षु आंख, श्रवा सुनने वाला, आंख से सुनने वाला। वह सुन रहा था, दोनों एक दूसरे को भांप रहे थे, ऐसा लग रहा था। फिर लेखक थोड़ा और नीचे उतरता है, और फिर एक बार थोड़ा मिट्टी गिराने का प्रयास करता है। सांप उधर वार करता है। अब वहां खड़े खड़े लेखक के मन में विचार आता है कि वह सांप को मारे कैसे। दो चिट्ठियां उसके पास थी, एक थोड़ा साइड में था,
सोचता है कि वह धरातल पर कहाँ उतरेगा, कहाँ पैर रखेगा और सांप को मारेगा, क्योंकि ऊपर से तो मारना संभव नहीं था। वो लहराते हुए फन पर वार करना संभव नहीं था, उसके पास कुछ और था नहीं। जो भी था वो धोती से बंधा हुआ डंडा था, वो भी धोती के अधीन था। कहाँ उतरेगा? अब ये सोचने लगता है तो वो अजीबोगरीब स्थिति में आ जाता है कि 2.5 फीट से ज्यादा नीचे जगह है नहीं। अगर सांप और लेखक दोनों चाहेंगे तब 2-2.5 फीट की दूरी पर एक दूसरे रह सकते हैं। जब दोनों एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे तब अब लग रहा है कि धरातल पर उतरकर डंडा कैसे चलाया जाएगा। डंडा चलाने के लिए खुली जगह चाहिए और वहां जगह की कमी थी। लेखक समझ जाता है कि वह जो योजना बनाया है, उसकी जो योजना है वह सफल नहीं होगी। कभी कभी भावी योजनाएं कितनी मिथ्या और निराधार साबित होती हैं। लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यहां डंडा नहीं चलाया जा सकता और उसकी योजना पूरी तरह से विफल हो गई। अब वह सांप को यहां मार नहीं सकता है, जगह ही नहीं है डंडा चलाने की। और अपनी इस योजना को वह यहीं छोड़ देता है और फिर दूसरी योजना बनाता है। सांप को मारकर चिट्ठियों को उठाने का विचार छोड़ देता है और मन ही मन में ये तर्क देता है कि सांप का मारना उसका उद्देश्य थोड़े है, उसका उद्देश्य तो चिट्ठियों को उठाना है, ले जाना है, और इसके लिए वह सांप को क्यों मारे। और अपनी इस योजना को वहीं समाप्त कर देता है और दूसरी योजना बनाता है कि वह चिट्ठियों को उस सांप के पास से खिसकाएगा और चिट्ठियों को उठाकर वापस आएगा। आप जो पाठ, जो अंश हम लोग पढ़े आज, उस किताब से पढ़ लेंगे, पुस्तक से, और 5 प्रश्न बनाएंगे और उसका उत्तर लिखेंगे। शेष भाग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।